कौन सा स्टेटमेंट दिखा रहे थे? वित्तीय आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की व्यवस्था, क्या पूरा लिख लिया है स्टेटमेंट का? हाँ, सिफारिश करता है। हाँ, फिर से हम बोल रहे हैं, बोलो। अनुच्छेद 280 के अनुसार पढ़ो। एक अनुच्छेद 280, एक हाँ, एक वित्त आयोग का गठन, हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, जो निम्नलिखित सिफारिशें राष्ट्रपति को करता है। जी। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह जो वित्त आयोग है राष्ट्रपति को क्या क्या सिफारिश करता है वो लिखना है। निम्नलिखित सिफारिश करता है। नंबर 1, केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के शुद्ध, करों मतलब टैक्स, करों के शुद्ध आगमों के वितरण, करों के शुद्ध आगमों के वितरण, आगमों सर, आगमों के वितरण बता रहे हैं, आगमों के वितरण के विषय में तथा राज्यों के मध्य ऐसे भाग के आवंटन के विषय में, ऐसे भाग के आवंटन के विषय में। अब ये स्टेटमेंट तो संविधान में लिख दिया, किसको किसको समझ में आएगा? हमको केंद्र तथा राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के विषय में तथा राज्यों के मध्य ऐसे भाग के आवंटन के विषय में। लो समझते रहो क्या लिखा हुआ। बस संक्षेप में यह समझना है कि जो केंद्र के पास टैक्स का पैसा जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में कितना कितना बंटवारा होगा, किसको कितना देना है, इसके संबंध में निर्णय कौन लेगा? वित्त आयोग। बात खत्म है, ठीक है। भाषा में जो भी लिखा है अर्थ उसका यही है। समझ में आ गया कि जो टैक्स का पैसा जो केंद्र सरकार के पास जमा हुआ है वो राज्यों और केंद्र के बीच में किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, इसका निर्णय कौन ले रहा है? वित्त आयोग। वित्त आयोग इसलिए बनाया ही जाता है कि आप बांट दीजिए पैसा, ठीक है। दूसरा, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के विषय, क्या समझ में? अब कहीं किसी राज्य में अनुदान देना है, किसी को बाढ़ के लिए अनुदान देना है, किसी को सूखा के लिए अनुदान देना है, ठीक है, तो कितना 100 करोड़ देंगे कि उसका काम चल जाएगा, इसके बारे में भी सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा, ठीक है। हर चीज को ध्यान में रखकर। तीसरा, और कहाँ का संचित निधि बोल रहा है? सेंट्रल का। भारत की संचित निधि, भारत के कोष में जितना पैसा जमा है उसी में से अनुदान दिया जाएगा, जो जमा है उसी में से ना, तो उसमें से अनुदान देना है तो किसको कितना देना है, किस आधार पर देना है, इसके बारे में सिफारिश कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। संचित निधि, भारत की संचित निधि से अलग अलग राज्य को अलग अलग
मतलब उसके कंडीशन के अनुसार पैसा दिया जाता है। अनुदान मांग करता है पहले कि हमको इतना रुपया चाहिए, जमा हुआ है। संचित मतलब जमा करके रखा हुआ जो। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य का वित्त आयोग भी उसमें पढ़ाए थे। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। क्या बोले सर? राज्य की संचित निधि को राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। अब मैं जैसे झारखंड राज्य का कोष है, तो झारखंड राज्य का भी वित्त आयोग है। राज्य का वित्त आयोग अलग होता है, केंद्र का वित्त आयोग अलग होता है। अब जब राज्य का वित्त आयोग है तो बोला कि आज से 10 साल पहले हमारा संचित निधि मान लो 1 है, अब 10 साल बीत गया, पॉपुलेशन बढ़ा, तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पंचायत की संख्या बढ़ गया, नगर निगम नगर पालिका की संख्या बढ़ गया, तो उसका जो रिसोर्स है, उसका जो सोर्स है, उसको बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तभी ना पैसा बढ़ेगा। तो वो सिफारिश करेगा राज्य का जो वित्त आयोग है कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, पॉपुलेशन बढ़ गया, नगर निगम बढ़ गया, नगर पालिका बढ़ गया, पंचायतों का संख्या बढ़ गया, तो उनको हमको पैसा देना पड़ेगा ना जी। तो अगर पैसा देना पड़ेगा तो मेरे पास रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से देंगे? रहेगा ही नहीं मेरे पास तो कहाँ से देंगे? तो मेरा सोर्स बढ़ना चाहिए, तो इस पर भी विचार कौन करेगा फिर? केंद्र का वित्त आयोग करेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम्हारा सोर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? चौथा, राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य वित्तीय मामलों के कार्य। राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य वित्तीय मामलों के कार्य, उसके बारे में भी यही देखेगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई ऐसा चीज पूछ दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि भाई बात तो फिनांस का है, बात भारत सरकार के पैसों का है, तो कैसे खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में जानकारी हमको दिया जाए। ठीक है, ताकि पैसा निकाल के तो तुम ही दिए ना, पैसा निकाल के देने वाला कौन? वित्त आयोग ही। जब तक वित्त आयोग बोलेगा नहीं पैसा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो जो जितना सिफारिश करता है वित्त आयोग राष्ट्रपति के सामने में, तो राष्ट्रपति उसको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कोई अन्य जिसका लिखित विवरण नहीं है यहाँ पर अभी वर्तमान में, ये 3 गो में जो नहीं है, कोई चौथा कार्य हो गया। ठीक, तो जो चौथा कार्य हुआ तो राष्ट्रपति उससे बोल सकता है इसको कैसे करना है नहीं करना है। ठीक है, वित्त आयोग को सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, वित्त के संबंध में ये हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो लिख लेना है। तो लिखो 1951 ईस्वी में पहले वित्त आयोग था 1951। पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। K.C. नियोगी, के.सी. नियोगी थे। के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी थे। हाँ ठीक।
तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 1952-57 था। 1952 से 57 तक। गठन हुआ 1951 में। काम किया कब से कब तक? 52 से क्रियान्वयन वर्ष 1952 से 57 था। हाँ। देखो 14वां वित्त आयोग 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 ईस्वी में किया गया था। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 ईस्वी में किया गया था। जिसके अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। वाई वी रेड्डी। वाई बी। हाँ, वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी थे। वाई वी रेड्डी। जी। हेमा वित्त आयोग था वो 14वां। ठीक है। 15वां वित्त आयोग। हाँ, अगला पॉइंट। 15वां वित्त आयोग एक मिनट। हाँ। का गठन 15वां वित्त आयोग का गठन जी। 2017 ईस्वी में किया गया है। 2017 ईस्वी में किया गया। हाँ सर। जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। सिंह हैं। तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 2020-2025 है। 2020 से 2020-2025 है। हाँ। अच्छा, 14वां का क्रियान्वयन वर्ष लिखा है कि नहीं? ना। उसका लिख लो 2015 से 20। 14वां वित्त आयोग का 2015 से 20 क्रियान्वयन वर्ष 2015 से 2020। इसका 2020 से 2025। 2015 से 2020 सर। क्रियान्वयन वर्ष 14वां वित्त आयोग का क्रियान्वयन वर्ष कितना है? 2015 से 20। और अभी 15वां चल रहा है, उसका है 2020 से 2025। देखो एक्चुअली होता क्या है, 2 मिनट समझ लो। 14वीं 2015 से 20, 14वीं वाला है 2015 से 20 और 15वीं वाला है 2020 से 2025, 5 साल के लिए। देखो अभी जैसे वित्त आयोग का गठन किए तो उसको रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल जो लगे। वो रिपोर्ट सौंपेगा राष्ट्रपति को। जब वो रिपोर्ट आया, उसी रिपोर्ट के आधार पर उसका क्रियान्वयन होगा। इस काम को इस प्रकार से करना है, इस काम को इस प्रकार से करना है। तो कब से कब तक करना है? 5 साल में करना है। तो पूरा डिटेल रहता है 5 साल का खाका, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, इसको ऐसे काम खर्च करना है, इसको इसमें खर्च करना है। ठीक है, सारा चीज पहले ही डॉक्यूमेंटेड रहता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष? एन के सिंह। गठन कब हुआ 15वां वित्त आयोग का? 2017। गठन कब हुआ? हाँ, और क्रियान्वयन वर्ष कौन सा होगा इसका? 2020 से 2025 में। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 280। सोचना नहीं है, पूछे तो तुरंत बोलना है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? कितने साल के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951।
उसका क्रियान्वयन वर्ष कौन सा हुआ? 1952 से 57। 1952 से अध्यक्ष कौन थे? 57 केसी नियोगी। केसी नियोगी नियोग याद हुआ? 4-5 लाइन तो याद ही रखना है तुम लोगों के लिए, 4 लाइन याद रखना है। पहला चीज, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? 280। 280 वित्त आयोग का काम क्या है? अरे काम क्या है? जो पैसा है भारत के सरकार के फंड में, संचित निधि में, उसको कैसे लिखा कैसे खर्चा करना, राज्यों के बीच बंट, हाँ राज्यों के बीच बंटवारा। लिखा जो खा सर हाँ नहीं। हाँ। अब क्या हुआ? गठन कर दिया, क्या क्या काम करेगा? तो राष्ट्रपति को बहुत सारा सिफारिश करेगा, 3-4 को पॉइंट बता दिए। पॉइंट तो लिखने के लिए आएगा नहीं तुम लोगों को, टिक मारना है खाली, ठीक है। आर्टिकल 281 में कहा है कि वित्त आयोग की अनुशंसाएं, क्या क्या अनुशंसा करता है? आर्टिकल 281 क्या कहता है? वित्त आयोग की अनुशंसा, लिख लो। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं वर्णित हैं। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं के क्या क्या करना है की अनुशंसाएं वर्णित हैं। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाएं वर्णित हैं। 280 281 याद हो गया? वित्त आयोग का वित्त आयोग की अनुशंसाएं वर्णित हैं। 280 में वित्त आयोग बना, 281 में वो क्या क्या काम करेगा नहीं करेगा, जो सिफारिश करेगा, वो सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। 280 281 याद हो गया? अब वित्त आयोग बना, राज्यों के बीच टैक्स का जो था बंटवारा किया, और भी जो काम है वो कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पहला बोला कि सबसे पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 का गठन कब हुआ था? 1951। उसका क्रियान्वयन वर्ष क्या होगा? 52 से 57। 52 से 57। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। वाई रेड्डी। कब वो इनका गठन किया गया था? 2013। गठन कब हुआ था? 2013। उसका क्रियान्वयन वर्ष 15 से 20। क्रियान्वयन वर्ष 15 से 20। नवा वित्त आयोग अभी चल रहा है सर। म्यूट करो सर। 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। गठन कब हुआ था? 17 में। क्रियान्वयन वर्ष क्या है? 20 से 25। जैसे ही फिर 23-24 आएगा, हाँ बोलो, 1-2 साल पहले उसका गठन हो जाता है, ताकि वो रिपोर्ट बना लगे पूरा 5 साल का, वो अपना रिपोर्ट डिजाइन कर ले, खाका बना ले, ठीक है। तो हो सकता है कि 1-2 साल में, 1-1.5 साल में, हाँ बोलो। ये सब क्वेश्चन सर थ्योरी में आएगा सर, ऑब्जेक्टिव में आएगा सर? ऑब्जेक्टिव में आएगा, थ्योरी में आएगा जेपीएससी के मेंस में, कि वित्त आयोग के कार्यों का वर्णन करें। 20 नंबर में वित्त आयोग के कार्यों का वर्णन करें, लिख देगा, कहेगा कि 20 वित्त आयोग के कार्यों का वर्णन करें। क्या समझाना पड़ेगा पहले वहां कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। वित्त आयोग निम्नलिखित सिफारिशें राष्ट्रपति को करती है, और 5 को कार्य उसका लिख देना। हो गया, नंबर मिल गया, ठीक है जी। अनुशंसा समझ में आया कि नहीं? जी। अब कार्य लिख लिए, तो ये भी इंफॉर्मेशन देना है, क्या कि 20 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला वित्त आयोग का गठन भारत में 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे, तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 1952 से 1957 रहा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। इनका 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में किया गया था, तथा इसका क्रियान्वयन वर्ष 2015 से 2020 था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी हैं, और इसका क्रियान्वयन वर्ष कौन सा है? 2020 से 2025 है। क्लियर कट। क्या याद करना है इसमें? 4 लाइन तो याद रखना है। याद हुआ? आर्टिकल 280 281, आर्टिकल 2 को याद रखना है, 280 और 281। 80 में 81 याद रखना है। वित्त आयोग का गठन करेंगे 80 में, 81 में जो जो कार्य करेगा, बात खत्म, बात खत्म हो गया। अगला पॉइंट क्या याद रखना है? पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 51 में। क्रियान्वयन वर्ष 52 से 57, और केसी नियोगी अध्यक्ष। फिर बीच में छोड़ दो उतना,
14वां वित्त आयोग का नाम दे दो, YV रेड्डी, 2013 में गठन, 2015-20 क्रियान्वयन वर्ष। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, गठन 2017 में, 20 से 25, खत्म। रट लेना क्लासे में, कहाँ कॉपी उलटने का जरूरत है। वर्तमान वाला तो किसी करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, बात खत्म। तो इसके साथ ही फाइनेंस कमीशन द एंड। अब है निर्वाचन, अगला टॉपिक इलेक्शन। सर अब क्या, अब इलेक्शन लिखेंगे अगला टॉपिक। 281 इठो नहीं लिखना है सर? लिखवा तो दिए, अनुच्छेद ओह, 281 के अनुसार वित्त आयोग की अनुशंसाएं हो, वित्त वर्णित आयोग है। की अनुशंसाएं वर्णित हैं। ठीक सर, ठीक सर। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्शन, निर्वाचन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट लिखेंगे, बात खत्म। लिखो, अनुच्छेद 325, 325, अनुच्छेद 325। हाँ, देखो, अनुच्छेद 325 के अनुसार 325, अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है। कौन कौन बता सकता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। तो लोग ब्लॉक में रहता है, अगर याद नहीं रहेगा तो क्या फायदा। अमित, वोटर्स डे उस दिन एकदम जितना करेक्शन कराना है 7 अप्रैल, पीटेंगे ना। मनीषा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? पता नहीं सर। 25 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी से एक दिन पहले। म्यूट करो। 26 जनवरी से एक दिन पहले, ठीक है। प्रत्येक साल 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, और इस दिन एकदम युद्ध स्तर पर काम चलता है। हर ब्लॉक में सबका मतदाता तैयार करता है। कोई मर गया साल भर में, नया बच्चा पैदा हुआ तो उसका 21 साल पूरा हो गया है, ठीक है। जिसका 21 साल पूरा हो गया उसका नाम चढ़ता है, जो मर गया उसका नाम कटता है हर साल, ठीक है। डिलीट, कंट्रोल डिलीट, परमानेंटली डिलीट। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखना, बोलना पड़ेगा, लिख लो कहीं पे ऊपर में, मतदाता दिवस 25 जनवरी। हमको कैसे याद रहा? अब मेरा वोटर लिस्ट में नाम गलत था तो उसको सही करना था, तो उस दिन हम करवाए थे कैंपेन में तो याद रह गया, सही करवा लो। क्या क्या लिखे हम लोग स्टेटमेंट 325 में? आर्टिकल 325 में क्या लिखे? परसों आर्टिकल 325 पढ़ो। लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है तथा इसमें एक साधारण मतदाता सूची होती है तथा इसमें धर्म, कौमा मूल वंश, धर्म, मूल वंश, कौमा देते हुए जाति, लिंग, या इनमें से किसी के आधार पर, या इनमें से किसी के आधार पर पृथक, पृथक मतलब अलग, पृथक या विशेष प्रतिनिधित्व, पृथक या विशेष प्रतिनिधित्व
के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कहेगा कि नहीं हमारा इस एरिया में ज्यादा बहुलता है तो मेरे लिए अलग से मतदाता सूची बना दो, ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब अलग नहीं कहेगा हम ज्यादा फलना कास्ट के हैं, ठीक, तो मेरा मतदाता सूची अलग बनेगा, हम लोग अलग वोट देने जाएंगे, ऐसा होता है क्या? आप जिस समाज में है उस समाज का जो भी वोटिंग पोलिंग जगह है वहां पे आप सबको लाइन में लग करके वोट देना है। आपके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, किसी चीज पर नहीं। एक जनरल है, आप जिस समाज में एक लाइन से सबका नाम आया हुआ है, जाइए और वोट दीजिए। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? याद रहेगा 325 वोटर लिस्ट कई नंबर में? आर्टिकल 325 वोटर लिस्ट 325 आर्टिकल 325 इतने याद रखना। क्या लिखा हुआ नहीं लिखा याद रखना। वोटर लिस्ट याद रखना है, 325 याद रखना। वोटर लिस्ट कितना आर्टिकल में? 325 में। बात करता हूँ। अब वोटर लिस्ट में क्या रहता है? समाज में जितना आदमी का नाम है उस जगह एक लाइन से है। न जाति के आधार पर अलग है, न धर्म के आधार पर अलग है, न मूलवंश के आधार पर अलग है, और न ही लिंग के आधार पर अलग है कि महिला का अलग से या पुरुष का अलग से। ऐसा कुछ नहीं। वोटर लिस्ट सबका लिए समान होगा और सामान्य होगा। ठीक है सर को क्वेश्चन पूछे? एगो नहीं पूछो, दो को पूछो। ये जातीय जनगणना क्या होता है सर? जातीय जनगणना मतलब जब कभी भी 10 साल में जनगणना होता है तो सरकार के पास तो रिकॉर्ड रहता ही है कि इतना करोड़ आबादी झारखंड का है। तो झारखंड में 32 जनजाति है। झारखंड में कितना है? 32 जनजाति है, एकदम सबको पता है। तो अब वो कहेगा कि भाई फलना 32 जनजाति में से असुर जनजाति टोटल कितना है, रिपोर्ट दीजिए। तो उसको रिपोर्ट नहीं देता है, बाहर नहीं निकालता है। कितना उसे तुमका क्या मतलब है? जातिगत ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। किस लिए? कि वो एक इंटरनल मामला है, ठीक। लेकिन अब सब लोग मांग कर रहा है कि नहीं अब जातिगत ब्यौरा उपलब्ध करवाइए। निर्वाचन आयोग उसको बोल रहा है, जो भी जनसंख्या थी वाला है उसको बोला जा रहा है कि अब हम लोगों को जातिगत जनगणना करवाइए, कौन जात कितना है, तब हम उसके विकास के आधार पर सोचेंगे। हम लोगों को डेटा ही नहीं है तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं करते, हम जनरल सोच लेते हैं, है ना। तो इसलिए अब हम लोगों को जातिगत डेटा उपलब्ध कराइए। तो हो सकता है अगला जो जनगणना अब होने वाला है उसमें जातिगत जनगणना को आधार बनाया जाए। हो सकता है, अभी डिटेल नहीं पता है। समझ में आया? जी सर। नहीं जातिगत करेगा। सबका डिमांड हो रहा है, सब कोई कह रहा है कि जातिगत जनगणना अवेलेबल करवाया जाए। तब सबको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। सब कहता है ना कि मेरा इलेक्ट्रोल इतना है, तो कितना है पता चलेगा। तो 325 में क्या कहा कि एक जनरल वोटर लिस्ट रहेगा जिसमें धर्म, जाति, मूलवंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब जनरल रहेगा, ठीक। अब आर्टिकल 326 देखते हैं क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 326 326। मनीषा अच्छा से आवाज जा रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है। आर्टिकल 326 अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क। 325 तो बस खाली नाम के लिए है, 326 ही याद रखना। देखो आर्टिकल 326 के अनुसार, आर्टिकल 326 के अनुसार मतदान वयस्क मताधिकार नहीं, वयस्क मतलब जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। क्या मतलब समझ में आया? 326 में क्या कर रहा है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात वैसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसे
मतदान में भाग लेने का अधिकार होगा। एक दिन कम होगा तो नहीं होगा, उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार होगा। कितना वर्ष पूरा होगा तो? एक दिन कम होगा तो नहीं। जिस दिन वोट हो रहा है, वोटर लिस्ट जिस दिन तैयार हुआ, इसलिए हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होता है, ठीक है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है कि आप लोग आइए और जिसका जिसका 18 साल पूरा हुआ है नाम चढ़ाइए, लिस्ट में चढ़ाइए, और जिसका नाम कट गया है ऊपर के लिए तो अपना नाम कटवा भी लीजिए, उसका घर का आदमी नाम कटवा लेता है, ठीक है, सुधार भी हो सर जाता है, कुछ होता है। हाँ क्वेश्चन पूछना। पूछो ना। संविधान के सर 61वें संशोधन में ये 18 वर्ष किया गया था ना सर? इससे पहले 21 था। अभी 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 अगला स्टेटमेंट वही लिखाने वाले हैं। थैंक नोट यू करके एक पॉइंट लिखना है यहाँ पे, नोट करके एक पॉइंट लिखना है। प्रारंभ में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे भारतीय संविधान संशोधन 1989 अधिनियम के तहत, भारतीय संविधान संशोधन 1900 अधिनियम 1989 के तहत घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया था, नहीं लिखना, 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 1989 में। अब ये क्वेश्चन आ सकता, वो कैमा संविधान का संशोधन था, तो उसको लिखना है 61वां संविधान संशोधन, उसी जगह लिख लेना है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 61 61वां संविधान संशोधन द्वारा। पहले कितना था? 21 वर्ष था वोट देने के लिए अधिकार, लेकिन आजकल का बच्चा जल्दी डेवलप कर जा रहा है। हम लोग तो थे तो मोबाइल नहीं चलाना आता था 5 साल में। अभी देखो 1 साल का बच्चा मोबाइल ऐसे धाए धाए चलाता है। नहीं तो हमसे पहले वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमसे पहले ना बड़ा हो रहा है। हम लोग जिसको नहीं सोचते थे वो अभी तुरंत चला लेता है सब मोबाइल, 1.5 साल 2 साल में। तो उम्र घटाया गया, किस लिए? कि आजकल का जो लेटेस्ट जो जनरेशन है वो जल्दी क्या हो रहा है? विकसित हो जा रहा है, तो अपने आप को जल्दी विकास कर लेता है, ठीक है। तो 1989 में 89 था सर। 89 था, 89 कहीं 88 लिखा हुआ है क्या तुम्हारे यहाँ? हाँ नहीं, 1989 मतदान। हम तो वही 1989 याद करके रखे हुए हैं, चेक कर लेते हैं किताब में एक बार। हम सर इसमें समाज शास्त्र में सर देखे थे इसीलिए बोले। अच्छा अभी देख लेते हैं मतदान व्यवहार, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 1988 नहीं, हमको तो याद है भाई 1989 ही है। इलेक्शन
89 कब मनाया जाता है मतदान दिवस? क्या 25? 25 अप्रैल 25 जनवरी 25 जनवरी। अभियो तुमको अप्रैल ही याद हो रहा है। हाँ, एक बार बोल दिया तो वही तो याद रखेगा। कितना आर्टिकल बोले थे? आर्टिकल 325 में चल रहा है। मतगणना वाला आर्टिकल है। 26 में देखिए ना सर, उसमें थोड़ी लिखा होगा। आयु हम लोगों को चेक करना है ना। सही है 1989 सही है, लेकिन एक बार हम कंफर्म कर रहे हैं 1989। 61वां। देखो दो चीजें हैं। तुम जो बोल रहा है पारित हुआ था 1988 में, ठीक है। जो अधिनियम बना वो 1988 में बना, लेकिन जो लागू हुआ था 1989 में। तो जिस दिन से लागू होता है ना उसको हम लोग गिनती करते हैं, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 था, लेकिन पारित हुआ था उस समय, और 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। लिख ही लो इस पॉइंट को, लिखो। पॉइंट नोट करके नोटे पॉइंट में लिख लो। 61वां संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा से लिख लो उस पॉइंट को। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। अधिनियम का नाम है 1988, लेकिन लागू हुआ था 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, करेक्ट कर लो उसको, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था। जो 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था। 28 मार्च 1989 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था। अधिनियम बना 1988 में, लागू हुआ 1989 में, बस यही अंतर है। पूछेगा कैमा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। यह संशोधन कब हुआ? 88 में। लागू कब किए? 89 में। कई तारीख को? 28 मार्च 1989 को। क्लियर कट? क्लियर है? चलिए, तो ये बात हो गया किसका? निर्वाचन के बारे में, ठीक है। चलिए, अब निर्वाचन के बारे में पढ़ लिए क्या क्या। 325 क्या कहा कि एक वोटर लिस्ट होगा, जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर, मूलवंश पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जनरल होगा सबके लिए। उसके बाद कौन सा आर्टिकल पढ़े? 326। 326 में क्या कहा? वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट होगा, और वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष वर्तमान में। लेकिन जब प्रारंभ हुआ था, संविधान जब शुरू हुआ था, जब लिखा गया था, उस समय वयस्क मताधिकार का उम्र कितना रखा गया था? 21 साल। इस 21 साल को घटाकर 18 साल कब किया गया? संविधान का 61वां संशोधन में किया गया। यह संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था, और लागू कब किया गया? 28 मार्च 1989 को। क्लियर हो गया? 28 मार्च 1989। तो ये दोनों चीज कंफ्यूजिंग रहता है। 21 वर्ष कब था? 88 से पहले। 88 में हो गया क्या? संशोधन, और 28 मार्च 1989 में लागू कर दिया गया उसको, ठीक है। 18 वर्ष लागू कर दिया गया। याद हो गया? हाँ, लेकिन उसी साल संशोधन हो गया। 1988 में ही संशोधन हो गया।
और 89 में लागू भी कर दिया गया। यानी 89 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ होगा उसमें 18 साल प्लस वाले सभी लोग वोट दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखा है? आयु घटा दिया। अब जब आप बोले कि भाई वोट करवाएंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि अपने मन में हो जाएगा, तो उसको कराने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो निर्वाचन आयोग, अगला टॉपिक पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट टॉपिक निर्वाचन आयोग। लिखिए, जी देखो अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के अनुसार, आर्टिकल 324 के अनुसार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। कितना आर्टिकल में? 324 में। 325 में क्या कहा था? वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट बनाएगा कौन? तो उससे पहले ही ना व्यवस्था करना होगा। निर्वाचन आयोग पहले रहेगा तब ना वोटर लिस्ट बनेगा। वोटर लिस्ट कौन बनाएगा? तो वोटर लिस्ट है 325 में, तो 325 से पहले ना उसका व्यवस्था करना होगा। तो 324 में व्यवस्था कर दिया है। ठीक है, 324 में क्या व्यवस्था किया कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का क्या बोले सर? संचालन करेगी। जो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करेगी। समझ में आ गया? 324 क्या करा? 324 निष्पक्ष चुनाव, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराएगी। ठीक है, कराएगी, संचालन करता है ना वो। ठीक है, नहीं कराएगी, वो अपने थोड़े करेगी, कराएगी। ठीक है, अब जब कराएंगे और कोई कमेटी बना रहे हैं, आयोग बना रहे हैं, निर्वाचन आयोग, तो उसका अध्यक्ष होगा, लगा नहीं? उसमें कुछ लोग होंगे कमेटी में, नहीं? और उस आयोग का उस आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? लिखो, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेंगे? और ये जेपीएससी का क्वेश्चन है और झारखंड एसएससी में पूछा है कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा? जितना भी बड़ा पोस्ट होगा, संवैधानिक पोस्ट, चाहे राज्यपाल का हो। अच्छा, केंद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वहां पे राज्यपाल नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हिंदी में बोलते हैं उसको प्रशासक। जैसे दिल्ली का गवर्नर वो नहीं है, दिल्ली का प्रशासक है। पुदुचेरी का गवर्नर नहीं है, पुदुचेरी का प्रशासक है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर नहीं है, जम्मू कश्मीर में प्रशासक है। लद्दाख में गवर्नर नहीं है, लद्दाख में प्रशासक है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ प्रशासक होते हैं, और राज्य जहाँ होता है वहाँ राज्यपाल होते हैं। क्लियर है? अब निर्वाचन आयोग का गठन 324 के अनुसार किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन 324 के अनुसार किया गया, और उस निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? और यही क्वेश्चन झारखंड एसएससी में पूछा हुआ है कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। 4 ऑप्शन दे दिया।
क्लियर है? अब निर्वाचन आयोग का तो आप अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन उसको वेतन कौन देगा? सरकार। उसके बारे में नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का नियम बनाएगा मतलब क्या? संसद। तो अगला पॉइंट लिख लेना है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में, निर्वाचन आयोग के संबंध में उसकी सेवा शर्त तथा कार्य अवधि, उसकी उनकी सेवा शर्त तथा सेवा शर्त, कार्य अवधि, उसकी सेवा शर्त तथा कार्य अवधि निश्चित करने का अधिकार संसद को है। फिर से निश्चित बोलिए करने सर। का अधिकार संसद को है। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट से पढ़ो। निर्वाचन आयोग के संबंध में उसकी सेवा तथा कार्य अवधि निश्चित करने का अधिकार संसद को है। छुटा क्या मनीषा? नहीं सर। लिख ली ना? हाँ। अब लिखो अगला पॉइंट। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य होते हैं, जो अध्यक्ष पद पर होते हैं, उनको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से, पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष, याद रखना है। कितना वर्ष? जो राज्यसभा जैसा जितना था, 6 वर्ष को अंडरलाइन करो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इस बीच में अगर किसी का 65 वर्ष हो गया तो रिटायर। 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले हो होता है। एवं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग 5 वर्ष मार के आ जाता है, हो जाता है, कॉमा देखिए, हो जाता है, होता है। इनमें से जो पहले हो कॉमा होता है। कार्यवधि कितने दिन का होता है? या तो 6 वर्ष, नहीं तो 65 वर्ष पूरा हो गया तो रिटायर। या तो आपका 65 वर्ष नहीं पूरा हुआ तो आप 6 वर्ष काम कर लेंगे, ठीक है। अगर 65 वर्ष इस बीच में पूरा हो जा रहा है तो उसी दिन आप रिटायर हो जाएंगे। आपका काम तो हाँ, या तो मैक्सिमम वो कितना दिन काम कर सकते हैं? 6 वर्ष, ठीक है। अगर 65 वर्ष पूरा हो गया तो तब उसी समय रिटायर हो गया। एक ही दिन के लिए भी बना सकता है। अभी जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन? उस दिन बताया तुम लोगों को, यू ललित, यू ललित। उनका कार्यकाल पता है कितना दिन का है? मुश्किल से 7 दिन, यानी 2 महीना के आसपास, मुश्किल से। लेकिन इतना ही दिन के लिए, क्योंकि वरीयता क्रम में वो आगे आए तो उनको बनाया जाएगा। चाहे वो 1 दिन के लिए हो, अगर वो ज्यादा वरीयता है तो उनको 1 दिन के लिए भी बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मान होता है। आप उतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, 7 साल 65 साल से, और अब तो कोई भी आदमी रिटायरमेंट क्या चाहता है कि हम अपने सबसे ऊंचे पोस्ट पे जाकर रिटायर हो। तो चीफ जस्टिस बनना मतलब उन लोगों का हो गया, उससे आगे उन लोगों का अथी नहीं है। इसी बीच में अगर किसी को संजोग लगा तो राष्ट्रपति बन जाते हैं कुछ दिन के लिए। पहला एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए सबसे पहली बार, वो कौन थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह। याद आया? एम हिदायतुल्लाह सर। हाँ, हिदायतुल्लाह। अरे हिदायत याद रखो ना। हिदायत, हीरालाल नाम से कौन है पता है? हीरालाल जे कानिया, वो भी चीफ जस्टिस थे। हीरालाल जे कानिया, वो लिस्ट में देखना होगा। क्या बात कर रहे थे हम लोग? कब थे? प्रथम चीफ जस्टिस वही थे, हीरालाल जे कानिया।
भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्रता के बाद पहला जो चीफ जस्टिस थे वही थे, कौन? हीरालाल जे कानिया। अब क्या बता रहे थे हम लोग? निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और इनका कार्यभार, जो कार्य अवधि होगा वो 6 वर्ष का होगा या फिर 65 साल का होगा। याद हो गया? अब बाकी चीज बहुत सारा काम करता है निर्वाचन आयोग, वोटिंग लिस्ट तैयार करवाना, ये करना वो करना, हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो जो मुख्य पॉइंट हम लोगों को आ सकता था हम लोग पढ़ लिए, बात खत्म। अब दूसरा जो कार्य है इम्पोर्टेंट, वो जो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी का नाम क्या है पार्टी का? तृणमूल कांग्रेस। तो कौन सा पार्टी राजकीय पार्टी है और कौन सा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसके बारे में निर्वाचन आयोग ही डिसीजन लेता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों लिखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य। हाँ, पहला निर्वाचन आयोग का कार्य, निर्वाचन आयोग का कार्य। एक नंबर में लिखेंगे राजनीतिक दलों को मान्यता देना, प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। देखो निर्वाचन आयोग, पॉइंट बना के, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रदान करता है। लिख लिए? देखो, एक राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित, एक राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं। एक राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं, मतलब एलिजिबिलिटी, निम्नलिखित अर्हताएं हैं। कैसे एक दल को राष्ट्रीय दल बनाया जाएगा, उसके लिए कंडीशन है। निम्नलिखित अर्हताएं, नंबर 1, यदि वह दल लोकसभा तथा विधानसभा के आम चुनाव में, लोकसभा तथा विधानसभा के आम चुनाव में, क्या कर रहा है वो सब? आवाज ऐसे सुनने में करता है वैसा आवाज। विधानसभा के कैमरा वैसे तो जाले, वो सब कहीं मेरा जाले तो नहीं फाड़ दे। लोकसभा तथा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में, देखो तो एक बार परशुराम, वो काट रहा है क्या जाली? तो कैसे सोया हुआ है? वैसे है तो छोड़ देना। जाओ सर जी, कल एक बार देख कर क्या होता। नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, हमको लग रहा है नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सेफ है एकदम। 6% बाहर आ गया है? कैसे बाहर आया है? ओ ओ क्या
क्या हुआ स्टेटमेंट? यदि वह दल लोकसभा तथा यदि वह दल लोकसभा तथा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, 6%, वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा 4%। इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीट जीत जाता है। 4 लोकसभा सीट जीत जाता है। क्या समझ में आया? लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, सब जगह हर राज्य से पार्टी खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी बिहार से भी खड़ा किया, झारखंड से भी खड़ा किया, बंगाल में भी खड़ा कर दिया। ठीक है, संजोग अगर लगे और 4 राज्य में 6% अगर वोट मिल जाए, जैसे पंजाब किया, भयंकर वोट मिला, दिल्ली में मिला, तो 2 राज्य में था ही है, ऐसे ही नहीं है। कोई और 2 राज्य में अगर 6% इसका वोट हो जाता, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे देता, अगर वो 4 लोकसभा सीट जीत जाता कहीं से भी, खाली पंजाब से 40 जीत ले या खाली दिल्ली से जीत ले, ठीक है, लेकिन वैलिड वोट जितना हुआ लोकसभा में, उसमें अगर 6% वैलिड वोट हो गया 4 राज्य में, 6 राज्य में, 4 राज्य में, तो 2 में तो उसको कंफर्म हो गया, बिहार में और पंजाब में, सॉरी दिल्ली में और पंजाब में। कहीं और 2 जगह से अगर इसको 6% वोट मिल जाता तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का वो दावा कर देता कि हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। नीतीश कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड, बिहार में उसका पूरा वोट है, झारखंड में खड़ा किया, झारखंड में भी खड़ा किया ना, नहीं जीता अलग बात, बंगाल में खड़ा किया, असम में खड़ा किया, और असम में तो 6 सीट जीत लिया है विधानसभा में। ठीक है, दिल्ली में उसको 1 सीट है, दिल्ली से लोकसभा नीतीश कुमार का। ठीक है, तो दिल्ली का भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो कहीं भी अगर 4 राज्य में 6% वोट अगर मिल जाता, कहीं भी 4 राज्य में से 6% वोट, वहां का वोट, ठीक है, तो और 4 गो MP अगर हो जाता इसका, 4 MP, तो ये नेशनल पार्टी का दावा कर सकता है। तो नेशनल पार्टी होने के लिए क्या होना चाहिए? 6% वैलिड वोट का प्लस 4 गो MP, प्लस 4 गो MP। 6% वोट कितना स्टेट में? 6% वोट कितने में? 4 स्टेट में। 6% वोट कितना स्टेट में? 4 कम से कम, 4 से अधिक में हो जाए तो और अच्छा, कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट लाओ, और 4 गो MP अगर तुम्हारे पार्टी का है तो आपको हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे देंगे। ये निर्वाचन आयोग का कंडीशन है। ठीक है, क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, राजनीतिक पार्टी बनने के लिए दूसरा कंडीशन, यदि कोई दल लोकसभा में 2% पर जीतता है, 2% स्थान पर जीतता है, 2% स्थान पर जीतता है, और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से हो, 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हों, चुने गए हों। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों लाइन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार आता है पॉइंट। 3 अलग अलग चुने गए हों, 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। क्या समझ में आया पॉइंट? यदि कोई दल लोकसभा से 2% सीट 2% सीट जीतता है, तो कई बार लोकसभा में अभी सीट है हमारा, वर्तमान में लोकसभा में कितना सीट है टोटल है, हाँ ऑल इंडिया का टोटल लोकसभा में कितना सीट है?
कितना लोग एमपी बन के जाता है लोकसभा में? 543। 500 पहले 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 था कितना? 545। एंग्लो इंडियन संसद खत्म हुआ तो कितना हो गया? 543। अब 543 का 2% निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। 543 का 2% निकालो अमित, मनसा। 543 का 2%। पॉइंट बताओ ना भाई, पॉइंट बताओ कितना है? हमको पॉइंट बताओ ना कितना? क्या मैथ पढ़ता है? मनसा कितना हुआ? 543 का 2%। मार्कर कहाँ है? हाँ जी अमित, बता रहे हैं सर, 543 का 2%। ग्यारह सीट। 11 पॉइंट कुछ हाँ। आ रहा है सर। 10.86 आ रहा है ना, कहाँ के 11 पॉइंट कुछ आएगा? 10.6 88 आ रहा है। हाँ 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। हाँ। अगर 11 सीट लोकसभा में जीत लेता है, और ये 11 सीट कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए। 3 राज्य से अधिक हो गया तो ठीक है। मान लिया राज्य ए, बी और सी, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, ये एग्जाम्पल लिए। अगर ये 3 राज्य से ये 11 सीट जीत लेता है कोई पार्टी, ठीक है, और राज्य होना चाहिए 3, सीट कितना होना चाहिए? 11। तो 11 सीट हुआ तो वोट अपने आप उतना % मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई दल 11 सीट लोकसभा में जीत लेता है, कहाँ? लोकसभा में, और 3 अलग अलग राज्यों से जीतता है, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। समझ में आया? 2 कंडीशन समझा दिए। पहला कंडीशन कि चुनाव में 6% वोट हो, चुनाव में 6% वोट हो, और 4 राज्य से कम से कम 4 राज्य से क्या कितना लोग 4% लाया है, और कितना सीट जीतना चाहिए? नहीं, उसमें पहला पॉइंट में 6%। पहला पॉइंट में क्या लिखा है? अरे नहीं, उसी में अभी जो दूसरा 6%। हाँ, लोकसभा तथा विधानसभा के हाँ, आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करता हो, और तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से हाँ, किसी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीट, यहाँ 4 लोकसभा सीट जीतने का बात कर रहा है। 6% वोट 4 स्टेट में होना चाहिए, और 4 सीट जीतना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन नहीं पूरा करते हैं तो दूसरा कंडीशन क्या है? लोकसभा इलेक्शन में 11 सीट आप जीतिए, लेकिन कम से कम 3 स्टेट से जीतिए, कम से कम 3 स्टेट से जीतिए। समझ में आया दोनों पॉइंट? तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय ब्रैकेट में लिखना क्षेत्रीय पार्टी या दल, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जा सकता है। अपील करेगा कि हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा दीजिए, तो देना पड़ेगा। राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जा सकता है या दिया जाएगा, कुछ भी लिख लो। जैसे अभी आरजेडी का एग्जाम्पल लो, लालटेन छाप, बिहार में सत्ता में है, झारखंड में भी इसका एमएलए है,
झारखंड में भी एमएलए है, 2 जगह तो एमएलए है, ठीक है। दिल्ली से खड़ा कर देगा, तो खड़ा करता ही है। अगर यहाँ से भी जीत जाए और बंगाल में भी खड़ा करता है, लोकल है तो बंगाल से भी जीत जाए, ठीक है। 4 स्टेट हो गया। अगर 4 स्टेट से इसका कुछ कुछ विधायक बन जाए और यहाँ पे इसको लोकल पार्टी का दर्जा मिल जाए, राज्य स्तर का पार्टी का दर्जा मिल जाए, तो कल कहेगा क्या कि हमको भी राष्ट्रीय पार्टी बनाइए, हमको भी क्या कीजिए, राष्ट्रीय पार्टी बनाइए। अभी नीतीश कुमार का सिर्फ एक स्टेट में कम है, 3 जगह हो गया है, एक स्टेट में हो जाएगा तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल, जैसे कांग्रेस, जैसे भारतीय जनता पार्टी, अब समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशन है राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। अब लोग काहे मर रहा है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए भाई? कुछ तो फायदा होगा, राष्ट्रीय पार्टी बनने का कुछ तो फायदा होगा कि लोग से चाहता है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बने। नीतीश कुमार सब विधानसभा क्षेत्र में खड़ा किया था कि नहीं? झारखंड में गोड्डा से भी खड़ा हुआ था, ठीक है। बंगाल में भी जहां इलेक्शन हुआ हर जगह से अपना कैंडिडेट खड़ा किया। वोट परसेंट आना चाहिए, वोट परसेंट आना चाहिए। आम आदमी तो पिछला बार भी खड़ा हुआ है, लोकसभा इलेक्शन में खड़ा हुआ तो है, खड़ा हुआ तो गोड्डा का बार में झाड़ू छाप खड़ा हुआ था। हम लोग प्रचार बहुत देते हैं। देखो ये लोग क्या करता है, बड़े बड़े लोग हैं, सब पैसा खर्च करने वाले लोग। चलो जो आज पार्टी हमको टिकट लेने का मन है तो कौन पार्टी से लेंगे? जहां से मिल जाए आराम से। बीजेपी का मिलने वाला है नहीं, चलो किसी का ले लेते हैं, ठीक है। एक बार खड़ा होकर देखते हैं, जो ही आएगा राजनीतिक अपना ही करेंगे। वैसा होता नहीं है, जो जितना रहता है ना तो टक्कर 2-3 गो में होता है, ये बात सबको पता है। बाकी लोग 19 को 20 को रहता है ना, सब ऐसा ही रहता है। हाँ एकदम बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, आपका अधिकार है। समझ में आ गया? राष्ट्रीय पार्टी लोकतंत्र है। अब राष्ट्रीय पार्टी होने का क्या फायदा है? तो पहला कि जब नॉमिनेशन होता है, ठीक है, तो कैंडिडेट को वोटर लिस्ट फ्री में मिलता है, 3 सेट, ठीक है। अब 3 सेट वोटर लिस्ट जाओ प्रिंट आउट कराने के लिए, ठीक है, हालत खराब हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा फायदा है। चुनाव चिन्ह, जो राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल छाप या हाथ छाप, ठीक है, तो आपको वही चुनाव चिन्ह मिलेगा। और अगर आप नहीं है, कुछ भी चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। अगर पार्टी से नहीं है कुछ भी चुनाव चिन्ह दे दिया जाओ। राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्र का जो चुनाव चिन्ह है उसका पार्टी का कमल फूल छाप है चाहे हाथ छाप है, वही आपको मिल गया। आम आदमी पार्टी यहाँ आएगा, आम आदमी झाड़ू छाप रहेगा, उसका निर्दलीय हुआ ना सर? छाप रहेगा, क्योंकि 2 जगह उसको क्षेत्रीय पार्टी बन गया है। वो पंजाब में भी क्षेत्रीय पार्टी बन गया, दिल्ली का भी क्षेत्रीय पार्टी है, तो वो अपना सिंबल वही लेके चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए अपना एक पार्टी बना रहा है, झाड़ू छाप। समझ में आया बात? तो बहुत सारे चीजें राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा है, ठीक है। और फायदा क्या होता है? जब नॉमिनेशन होता है तो उस समय नॉमिनेशन के समय में जो सेट होता है ना, इतने लोगों को लेकर जाना है, उस समय भी फायदा होता है। उसमें भी थोड़ा उसका शर्त थोड़ा ढीला हो जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का है तो चलो, नहीं तो तुम्हारा बहुत जांच होगा, ये वो दी स्टेट बहुत सारा बात होता है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब इलेक्शन आपको करवाना है, सीट आपको बताना है। उस दिन जब राज्य वाला पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे कि एक परिसीमन आयोग होता है जो सीट बांटता है कि भाई पोड़ैया हाट से लेकर यहाँ तक एमएलए सीट हुआ और यहाँ से यहाँ तक का एमपी सीट हुआ, तो एक आयोग रहेगा। तो इस सीट जो इलेक्शन के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है वो कौन करता है? परिसीमन आयोग। अगला टॉपिक लिखो, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग, हाँ, कितना जनसंख्या पे एक एमपी सीट देना है, कितना जनसंख्या पे एक विधानसभा सीट देना है। परिसीमन आयोग, आज इसको खत्म कर देना है, पॉलिटी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। परिसीमन आयोग, परि मतलब क्या? परिधि जैसे बोलते हैं, घेरा। परिधि मतलब क्या हो गया? घेरा। तो यहाँ से यहाँ तक का एक एमएलए क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ तक का एक एमपी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग करेगा। तो लिखो, चौरासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 84, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम
2001 के संदर्भ में 2001 के संदर्भ में परिसीमन अधिनियम 2002 परिसीमन अधिनियम 2002 द्वारा 12 जुलाई 2002 ईस्वी को 12 जुलाई 2002 ईस्वी को परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे, जिसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे, ठीक है। जब न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2002 ईस्वी का जो परिसीमन आयोग बना, उसका कार्य क्या था, लिखो। यह आयोग, अगला पॉइंट बना के, यह आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए बनाया गया था, पुनर्निर्धारण करने के लिए बनाया गया था। समझ में आया? तो लास्ट टाइम जो हम लोगों का जो चेंज हुआ है वो कब हुआ? 2002 में हुआ, ठीक है। 2002 को तो गठन किया गया, वो निर्धारित जो किया है वो उसके बाद किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक विधानसभा क्षेत्र होगा। 2002 के बाद निर्धारित किया है, कब डेट नहीं है, वो लोग अपना डिसीजन लिया करके अलग अलग निर्धारित किया है, ठीक है। अब जब निर्धारण किया जाता है तो जनगणना को ध्यान में रख के किया जाता है। तो 2002 में अगर ये इसका गठन किया गया था तो किस जनगणना को काउंट किया गया होगा? कब कब जनगणना हुआ है? पहला जनगणना कब हुआ? 2011। जनगणना कब हुआ? अंग्रेज जब किया था, कब? 1800 याद नहीं। पहला जनगणना 1871, पहला दशकीय जनगणना 1881, पहला दशकीय जनगणना मतलब 10-10 साल पर होते जाना चाहिए। तो पहला ऐसे जनगणना पूछेगा तो सीधा 1871, पहला दशकीय जनगणना पूछेगा तो देखो एक बार चेक करो, जनगणना चेक करो, जनगणना पहला जनगणना कब? अमित देखो रहे हैं तो बताओ, पहला जनगणना कब? 1871। पहला जनगणना कब? इकहत्तर नहीं होता है। भारत में पहला जनगणना कब? 1872 पहला दशकीय जनगणना कब? 1881 72 में पहला जनगणना, 1881 में पहला दशकीय जनगणना, और 1881 से शुरू करो, 81, 91, ठीक है, बढ़ते जाओ। 2001, 2011, तो 2011 का जो जनगणना था वो था 15वां जनगणना। 2011 का जनगणना कितना था? 15वां जनगणना था। तो 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन कब? 2002 में। तो 2001 वाला जनगणना वो देश बनाया, कब का करना? 2001 का, ठीक है। तो क्या लिखवा रहे थे?
यह आयोग हाँ लोकसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए बनाया बनाया गया था, जिसने 2001 की जनगणना को अपना आधार बनाया था, जिसने 2001 की जनगणना को अपना आधार बनाया था। क्या बोले सर? बनाया गया था जिसमें जिसने 2001 की जनगणना को अपना आधार बनाया था। जनगणना वाला रिपीट कर लेना, ठीक है, रिवाइज करना उसको। 1872 में जब जनगणना हुआ उस समय हम लोगों का जो अधिकारी था वो था लॉर्ड मेयो, ठीक है। 1881 में हुआ था पहला 10 की जनगणना, ठीक है। सब लिखवाए लिखवाया हुआ है तो पढ़ेगा तब ना। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है, ये क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग का नोट पॉइंट एक लिखना है। नोट पॉइंट एक लिखो परिसीमन आयोग का, कि परिसीमन आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 119 से बढ़ाकर 132 कर दिया। 119 से बढ़ाकर 132 कर दिया। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? बोर्ड में लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा आज तो। परिसीमन आयोग जो लास्ट गठन हुआ वो 2001 में था, 2002 में गठन किया गया था। तो 2002 में गठन किया तो उसने अपना बेस पॉइंट बनाया 2001 की जनगणना को, और उसी के आधार पर परिसीमन कर दिया, उसी के आधार पर परिसीमन कर दिया। और इसी आयोग ने क्या किया, जो SC ST के लिए जो रिजर्वेशन सीट था उसको 119 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 132, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया लोगों का, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो ये हो गया परिसीमन आयोग का काम, निर्वाचन आयोग का काम खत्म, ठीक। अब एक चीज पढ़ना है, राजभाषा। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक पॉइंट। अगला टॉपिक राजभाषा, खत्म करना है आज इसको। राजभाषा कितना देर लगेगा सर खत्म होने में? बस आज ही खत्म करना है। फिर एग्जाम है सर, इसलिए कै बजे एग्जाम है? 10 बजे। आधा घंटा में हो जाएगा। ठीक। राजभाषा 8 बजे छोड़ देंगे। देखो, भारत के संविधान के 17वें भाग, रोमन लिपि में 17वां लिखना, XVI। भारत के संविधान के भाग 17 में, रोमन XVI, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संबंध में उपबंध है। राजभाषा के संबंध में उपबंध है। राजभाषा के संबंध में उपबंध है। देखो, अनुच्छेद 343 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा, संघ मतलब केंद्र, संघ की राजभाषा
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की देवनागरी राजभाषा क्या होगी? देवनागरी। लिपि नहीं जाता देवनागरी देवनागरी की क्या? नगरी सर। देवनागरी क्या ट्रेन और बस में जाना है? देवनागरी में भागलपुर जाना है तुमको? देवनागरी। देवनागरी होगी। भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 343 343 में। थ्री फोर थ्री में कौन सा भाषा? लिपि कौन हिंदी सी? लिपि देवनागरी। भाषा हिंदी लिपि देवनागरी। देवनागरी। चलिए आगे बढ़ाइए एक पॉइंट और। अनुच्छेद 344 के अनुसार 344 अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा हाँ सर। जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार के लिए कार्य करेगा। या संस्तुति देगा। कार्य करेगा या संस्तुति देगा। शॉर्टकट में लिख दिए संस्तुति देगा। जी। ठीक है। देखो, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बी.जी. खेर थे। हाँ, बी.जी. की जे बी.जी. खेर थे। मार्कर कहाँ रख दिए? जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी.जी. खेर। कब गठन हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग का? 1955 ईस्वी। प्रथम राजभाषा आयोग। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें याद रखना है। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग जो भाषाएं हैं उसको राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। जैसे अपने झारखंड का राजकीय भाषा कौन कौन सा है? और हाँ, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग राजभाषा हो सकता है। राजकीय भाषा उसको बोलते हैं। एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि अलग अलग राज्य में क्या क्या स्थिति है। एक और लिखना है, अनुच्छेद 345 आर्टिकल 345। अनुच्छेद 345 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड एसएससी में पूछा हुआ है इससे। देखो, आर्टिकल 345 के अनुसार ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। 345 याद रखने कोई टेंशन नहीं है और भाषा के संबंध में है। 345 किसके संबंध में है? भाषा। कौन सा भाषा? राजकीय।
देखो अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा यानी कानून द्वारा, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को, तीनों कंडीशन है, या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों हेतु मतलब शासकीय काम करने के लिए शासकीय प्रयोजनों हेतु स्वीकार कर सकता है। समझ में आ गया? ये तो क्या हो गया, राजकीय भाषा। अब एक पॉइंट आता है न्यायालयों एवं विधानमंडलों की भाषा। न्यायालयों, टॉपिक बनाना है, न्यायालयों एवं विधानमंडलों की भाषा। अभी रुको, आधा किधर भी नहीं है, 8 बजे रुको। देखो अनुच्छेद 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट कई गो होता है? एगो दिल्ली में। और हाई कोर्ट कई गो है? 25 गो, हर राज्य का अलग अलग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में और सभी हाई कोर्टों में किस भाषा में कार्यवाही होगी? अंग्रेजी में होगी। कब तक? जब तक कि संसद कोई नियम नहीं बदल दे तब तक। अभी जो अंग्रेजी में चल रहा है तो अंग्रेजी में ही चलेगा। ठीक, अब एक शब्द लिखे हैं विधानमंडल। कौन सा शब्द लिखे हैं? विधानमंडल। तो लिखो संसद तथा विधानमंडलों में विधानमंडल मतलब जितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है सबका विधानमंडल। ठीक है, संसद तथा विधानमंडलों में
विधि अंग्रेजी भाषा में होगी। बनाई गई विधि अच्छा रहेगा। में बनाई गई विधि संसद तथा विधानमंडलों में बनाई गई विधि, विधि मतलब कानून, बनाई गई विधि अंग्रेजी भाषा में होगी। और कितना लोग अंग्रेजी समझ रहा है जी? अंग्रेजी भाषा में होगी। 10%। इसी को चेंज करने का जरूरत है। अब मूर्ख आदमी सब केस लड़ने जा रहा है, वहाँ वकील और जज अंग्रेजी में सब कुछ डिसीजन ले रहा है, उसको समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या डिसीजन हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यही है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जितना भी कार्यवाही हो रहा है किसमें हो रहा है? अंग्रेजी में हो रहा है। और जो कानून बन रहा है संसद में और विधानमंडल में वो भी किसमें बन रहा है? अंग्रेजी भाषा में बन रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आज यहीं खत्म करते हैं, बाकी तब कल करेंगे। तो ठीक है मनसा, जाओ एग्जाम का तैयारी करो। ठीक है सर। 10 बजे आएंगे क्या वहाँ जोगनी स्थान? कौन सर? आप? तुम तो 6 बजे क्लास में, कैसे 6 बजे एग्जाम होगा? 10 से स्टार्ट होगा 1 बजे तक। ठीक है, हम रहेंगे वहीं पर। ठीक है। क्या हुआ, टेस्ट हुआ क्या सर? हाँ, टेस्ट हुआ क्या? नहीं टेस्ट नहीं होगा, ऐसे ही जाएंगे। ठीक, थैंक यू।